आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने इसके बाद जानकारी देते हुए बताया कि मैंने राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हमने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के मुद्दे को लेकर भी बात की और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। त्रिपुरा हिंसा पर पीएम मोदी से बात की। यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में पूछने जाने पर ममता बनर्जी का कहना है कि अखिलेश को हमारी मदद की जरूरत है तो हम मदद के लिए तैयार हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, पंजाबी यूनिवर्सिटी के 150 करोड़ के लोन को टेक ओवर कर लिया है। हम पंजाब में शिक्षा का एक नया मॉडल लेकर आ रहे हैं। हम एक नया पंजाब बनाएंगे। पंजाबी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए पंजाब सरकार हर साल 240 करोड़ रुपए दिया करेगी। इसी के साथ दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बयान पर कहा कि वो बौखला गए हैं, वो खुद नकली हैं और कुछ ना कुछ बोलकर दूसरों को भड़काने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोविड महामारी के चलते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के लोगों को गेहूं चावल मुफ्त में देने की योजना है, जो मार्च 2020 से लेकर अब तक देने का लाभ कर रही है, उसे दिसंबर से लेकर मार्च 2022 तक और 4 महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ कहा, कैबिनेट बैठक में कृषि कानूनों को औपचारिक रूप से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर में चिराग परियोजना के शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। अभी तक 4,500 रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं, लेकिन हमें दुख होता है जब केंद्र सरकार हमें सहयोग नहीं करती। आपको बता दें कि चिराग परियोजना से बस्तर संभाग के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा प्रकल्प की आधारशिला रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, आज दुनिया भर के सभी जगन्नाथ श्रद्धालुओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और वास्तव में ओडिशा के लोगों के लिए एक पवित्र दिन है। श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना की आधारशिला भगवान जगन्नाथ मंदिर की 4 दीवारी के पास चल रहे 3 दिवसीय महायज्ञ के समापन के अवसर पर रखी गई। इस दौरान पूरा क्षेत्र पुजारियों द्वारा श्लोकों के पाठ से गुंजायमान हो गया। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई है। समाजवादी पार्टी और अपना दल मिलकर उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों का गठबंधन हो गया है। जल्दी हम चुनाव प्रचार में संयुक्त मंच पर नजर आएंगे। सीटों को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है। सीटों पर कोई झगड़ा भी नहीं है। इस पर हमारी बातचीत आगे हो जाएगी। बता दें कि अखिलेश यादव ने मंगलवार और बुधवार को कई नेताओं से मुलायम और मुलाकात की। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के करीब आते ही रोजाना नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। सपा ने गठबंधन और अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर संजय सिंह ने बताया कि भाजपा को हटाने के लिए रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा के साथ कॉमन एजेंडा पर बातचीत हुई। वहीं गठबंधन के सवाल पर कहा कि अभी सिर्फ मुद्दों पर ही बात हुई। किसानों के मुद्दे को लेकर अब हर विपक्षी दल ने इस मुद्दे को भुनाना चालू कर दिया। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पटना में एक समारोह में शामिल हुए। इस दौरान लालू ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लालू ने कहा, आज किसानों की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी की हार हुई है, अहंकार की हार हुई है। जब तक समर्थन मूल्य किसानों के मानक अनुसार निर्धारित नहीं होगा, तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन को लेकर बात साफ किया। टिकैत ने कहा, आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। 27 नवंबर को हमारी बैठक है, जिसके बाद हम आगे निर्णय लेंगे। मोदी जी ने कहा है कि 1 जनवरी से किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। तो हम पूछेंगे कि कैसे दोगुनी होगी। किसानों की जीत तब होगी जब उन्हें अपनी फसलों के दाम मिल जाएंगे। आपको बता दें, कृषि कानूनों को वापस लेने की बात के बाद भी टिकैत सरकार के सामने कई मुद्दों को रख रहे हैं। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह और बहुजन समाजवादी पार्टी की विधायक वंदना सिंह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रता देव सिंह की
मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुई। पिछला चुनाव उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था और जीत दर्ज की थी। अदिति ने अपने प्रतिद्वंदी को करीब 90,000 वोटों से हराया था। हालांकि पार्टी आलाकमान को समय समय पर वो कई मुद्दों पर नसीहत देती नजर आ रही है। फरीदाबाद में जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे ही डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं और फिलहाल जिले में अब तक 306 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन जब डेंगू की शुरुआत हुई थी उस समय स्थिति यह थी कि मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब सीएमओ के अनुसार डेंगू की स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई 40 टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब डेंगू का लार्वा भी बहुत कम संख्या में मिल रहा है और डेंगू की स्थिति कंट्रोल में है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जेवर हवाई अड्डे के शिलान्यास को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि पीएम के द्वारा कल जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भूमि पूजन होगा। ये केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य को प्रभावित करेगा। इसमें 34,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घुटने तोड़ने के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस में चल रहा शीत युद्ध गांधीगिरी तक पहुंच गया, जहां बुधवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के पास पहुंच गए, जिसके लिए मिंटो हॉल के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पास भारी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठे हो गए। इसके अलावा वहां भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। दिल्ली सरकार कोविड काल में बंद पड़ी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को एक बार फिर से शुरू करने जा रही है। इसका ऐलान बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया और उन्होंने बताया कि अब यात्रा की इस लिस्ट में अयोध्या भी शामिल होगा। इसके साथ ही ईसाइयों का एक चर्च भी लोगों की भारी मांग पर जोर दे रहा है। केजरीवाल ने बताया है कि करीब 1,000 तीर्थ यात्रियों के साथ पहला जत्था 3 दिसंबर को रवाना होगा। पश्चिम बंगाल से भाजपा सांसद सौमित्र खान ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी कांग्रेस से अलग हुई थी और अब वह राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ही हत्या कर रही है। कांग्रेस ने आम चुनाव से पहले टीएमसी के साथ हाथ मिलाकर अपने खात्मे की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर ममता चुनाव में विपक्षी दलों का चेहरा बनी तो देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। अंबाला में कल महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुरनाम सिंह चढ़ूनी शिरकत करेंगे। किसान बचाओ संविधान बचाओ के नाम से महापंचायत होगी, जिसमें हजारों की संख्या में किसान, मजदूर और युवाओं के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। ये जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रधान मलकीत सिंह ने वीडियो करके दी। हरियाणा लोक सेवा आयोग में डेंटल सर्जन के फर्जीवाड़े और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा आज शहर में जन जागरण के तहत पदयात्रा निकाली गई और प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पुराना बस स्टैंड स्थित रेस्ट हाउस से यात्रा प्रदर्शन करते हुए लाल बत्ती चौक पहुंचे और सरकार का जमकर निशानेबाजी की और साथ ही इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पेट्रोल के बाद अब टमाटर सेंचुरी मार चुकी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वात्सल्य योजना के तहत मुख्यमंत्री आवास में महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून की 3 छात्राओं को चेक प्रदान किए। सीएम ने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की तृतीय वर्ष की छात्राओं को भी चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत इन छात्राओं को 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि का लिया गया शुल्क महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून द्वारा वापस किया गया है। वहीं सीएम ने कहा कि भविष्य में भी इन छात्राओं से शुल्क नहीं लेगा। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक हुई। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे, सदस्य अजय कुमार और वीरेंद्र सिंह राठौर देहरादून पहुंचे। इसके अलावा बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहे। दरअसल स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठकों में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपने टिकट का फॉर्मूला तैयार कर रही है।
केंद्र सरकार ने रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल उद्योग पर जीएसटी की दर 5 से बढ़ाकर 12 करने का निर्णय लिया है। जीएसटी में बढ़ी दर 1 जनवरी 2022 से लागू हो गई। मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ कपड़ा कारोबारी लामबंद हो गए हैं। एमपी के उज्जैन के भी रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल व्यापारियों में इसे लेकर काफी विरोध है। सरकार के खिलाफ लामबंदी के लिए अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, दिल्ली और दूसरे शहरों में व्यापारियों से रायशुमारी ली जा रही है। उत्तर प्रदेश में बच्चे के साथ ओरल सेक्स के मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस अपराध को गंभीर यौन हमला नहीं माना है। कोर्ट ने इस प्रकार के अपराध को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दंडनीय माना। ये कृत्य एग्रेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या गंभीर यौन हमला नहीं है, लिहाजा ऐसे मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती। नाबालिग के साथ ओरल सेक्स के एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बच्चे अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए खेलों में भी रुचि ले रहे हैं। सरकार और स्थानीय संस्थाएं भी इसमें खासा ध्यान दे रही हैं। साथ ही स्थानीय खिलाड़ी बच्चों का सहयोग कर रहे हैं ताकि उनकी रुचि खेलों में बढ़े। पूर्व कराटे खिलाड़ी और कोच ने बताया, 3 साल के बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक खेलों में रुचि ले रहे हैं। लड़कियां ज्यादा संख्या में कराटे और बॉक्सिंग सीख रही हैं। बच्चों के इस क्रेज से अन्य बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष निगरानी की टीम ने धनरुआ सीडीपीओ ज्योति कुमारी के आवास पर छापेमारी की। इनके खिलाफ 22 नवंबर को विशेष निगरानी इकाई ने मामला दर्ज कराया था। इसके बाद ये रेड की गई। स्पेशल विजिलेंस यूनिट डीएसपी चंद्रभूषण ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा आवास से काफी मात्रा में नगद, जेवरात, जमीन के कागज बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी के सुंदरबनी इलाके की रहने वाली मिताली शर्मा ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। मिताली ने कहा, मुझे ट्रायल के लिए स्कूल में चुना गया था। मैंने जिला और राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। प्रतियोगिता काफी कठिन थी। ये 4 देशों श्रीलंका, नेपाल, भारत, भूटान के बीच थी। मैं शुरू से ही इस प्रतियोगिता के बारे में सकारात्मक थी। पीएम मोदी द्वारा देश आदिवासी समुदाय को केंद्र में रखकर उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने की जो कवायद चल रही है, उसके चलते पिछले कुछ अरसे से उनकी आय में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार द्वारा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के नाम से मनाए जाने की पहल दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में इन दिनों चल रही है। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली की वायु गुणवत्ता पिछले 22 दिनों से बहुत खराब और गंभीर श्रेणी के बीच उतार चढ़ाव कर रही है। वहीं मंगलवार शाम 4 बजे AQI 290 दर्ज किया गया था। बता दें कि मध्यम हवाओं ने मंगलवार को प्रदूषकों को बाहर निकालने में मदद की। शाम को शांत हवा की स्थिति बनी रहने के कारण राहत मिली, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि रात 8 बजे तक हवा की गुणवत्ता फिर से बहुत खराब श्रेणी में आ गई। रोहतक हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है, जहां पर टायर फटने से पिकअप गाड़ी पलटी, अचानक से पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 27 लोग घायल हो गए हैं। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया। यमुनानगर में इस समय कोरोना और डेंगू कंट्रोल में है, लेकिन जनता की लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है और लोगों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। दरअसल यमुनानगर में कोरोना ने काफी कहर मचाया था और इसके बाद डेंगू के हर गली मोहल्ले से मरीज आने लगे थे, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए विशेष अभियान चलाया।
तापमान कम होने के बाद भी मेरठ में डेंगू का कहर कम नहीं हो रहा है। जिले में लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। मंगलवार को भी जिले में डेंगू के 5 मरीज सामने आए थे। अब जिले में डेंगू के मरीज की संख्या बढ़कर 340 हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि तापमान कम होने के कारण डेंगू के मरीजों में कमी आई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से विकास कार्यों ने जोर पकड़ लिया है। अब लगातार घाटी के अलग अलग स्थानों पर विकास कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में राजौरी में सिटी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसके आम लोगों के साथ ही छात्रों को भी बहुत लाभ होगा। वहीं इसे लेकर अब स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दो 2022 के चुनाव में एक बार फिर से कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। यही वजह है कि युवोत्थान के जरिए भाजयुमो युवाओं के बीच में पैठ बढ़ाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में आगरा के खंडारी स्थित जेपी सभागार में युवोत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं में सोशल मीडिया के बढ़ते चलन और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को लेकर चिंतन किया गया। महिलाओं पर अत्याचार में कमी लाने के लिए लगातार सरकार तरह तरह के कार्यक्रम चलाकर जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। इसके बावजूद यूपी में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ताजा मामला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है, जहां पर एक 26 वर्षीय विवाहिता प्रियंका को उसके पति ने डंडे से पीट कर हत्या कर दी। बात फरीदाबाद की, जहां बिजली कनेक्शन काटे जाने को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। उपभोक्ताओं ने जेई और बिजली विभाग के कर्मचारियों पर अवैध उगाही के लिए बिजली कनेक्शन काटने का आरोप भी लगाया। मामला बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी का है, जहां दोपहर के वक्त बिजली विभाग के जेई दीपक अपनी टीम के साथ बिजली के मीटर कनेक्शन काटने के लिए पहुंचे। बिजली कर्मचारियों ने एक के बाद एक करीब 2 दर्जन से ज्यादा घरों में बिजली काटी। हरियाणा के लोहारू क्षेत्र के सिंघानी गांव में सुबह सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा। इस दौरान फ्लाइंग ने अवैध रूप से राजस्थान से लाई जा रही लकड़ियों से भरी करीब 40 पिकअप और कुछ ट्रैक्टर जब्त किए, जिसके बाद मौके पर फॉरेस्ट विभाग के रेंज ऑफिसर को भी बुलाया गया। सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर आजाद सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि हरे पेड़ काटना गलत है। हरियाणा के सोनीपत की राई में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के पदाधिकारियों और उद्योगपतियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिंघू बॉर्डर से रास्ता खाली करवाने, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण को खत्म करने समेत उद्योगपतियों ने सरकार के सामने कई मांगे रखी। साथ ही उद्योगपतियों ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। बीजेपी महानगर किसान मोर्चा की ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह और अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के साथ झंडी दिखाकर ट्रैक्टर रैली को रवाना किया। जीआईसी मैदान में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर रैली रवाना हुई। वहीं किसान मोर्चा के जिला महानगर अध्यक्ष विशाल सिंह बाबा के अगुवाई में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। तो वहीं सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित में जो कार्य कर रहे हैं, उनको ट्रैक्टर रैली के माध्यम से समाज को बताना चाहते हैं। अल्मोड़ा जेल में मंगलवार की देर शाम एसटीएफ की कार्रवाई के बाद जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब इस मामले में अल्मोड़ा कप्तान पंकज भट्ट ने बताया कि एसटीएफ की कार्रवाई के बाद इसका विवेचना की जा रही है, जिसमें जेल में बंद आजीवन कारावास काट रहे कैदी महिपाल से मोबाइल फोन, 2 हेडफोन समेत करीब 24,000 नकद बरामद किए। हल्द्वानी के ऊंचा पुल में पीआरडी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिनेश प्रसाद और पीआरडी कार्यकारिणी का आज जनप्रतिनिधि की ओर से फूल माला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। जहां शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे देहरादून में आयोजित कैबिनेट के चलते नहीं पहुंच पाए, तो वहीं कैबिनेट मंत्री की जनप्रतिनिधि सुरेश तिवारी की मौजूदगी में उन्हें शपथ दिलाई गई।
उत्तराखंड वानिकी अनुसंधान संस्थान परिसर में मंगलवार को जिला स्तरीय खेल महाकुंभ आयोजित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खेल महाकुंभ में आए अतिथियों का स्वागत किया गया। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों ने जिला स्तर पर प्रतिभा कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस दौरान कबड्डी का खेल देखने के लिए सबसे ज्यादा दीवानगी रही। आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर जेल की हवा खाने वाले शातिर ठग आपराधिक गतिविधियां छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि जेल की हवा खा चुका एक शातिर ठग अपने 2 साथियों के साथ फिर ऋषिकेश में दूसरी बार वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंच गया। बता दें कि देहरादून रोड स्थित एक बैंक में बुजुर्ग से 30,000 की ठगी करने के बाद फरार हुए तीनों ठगों को पुलिस और एसओजी की टीम ने धर दबोचा। यूपी के बांदा में छापेमारी में प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन और नकली बीड़ी के बंडल बरामद किए गए हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये नशीली पदार्थों का कारोबार करते थे। मामला शहर के क्योट्रा का है, जहां किराना दुकान से बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया। हरियाणा के पलवल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है, जहां एक महिला को कई दिनों तक बंधक बनाकर रेप किया गया। इसके बाद उसे बीड़ी सिगरेट से जलाया गया। पलवल की महिला थाना प्रभारी ने बताया कि एक विधवा महिला ने थाने में तहरीर दी। उसके साथ कई दिनों से अपराध की घटना हो रही है। भारत की कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बुधवार को पुष्टि की कि श्रेयस अय्यर गुरुवार को ग्रीन पार्क स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज के पहले मैच में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करेंगे। पहले मैच की पूर्व संध्या पर मीडिया से बात करते हुए रहाणे ने कहा, श्रेयस अय्यर पदार्पण करने जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय ओपनर केएल राहुल और कप्तान रोहित शर्मा को आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में फायदा हुआ है। राहुल एक पायदान ऊपर चढ़ते हुए छठे से 5वें स्थान पर आ गए हैं, जबकि हिटमैन 2 स्थान की छलांग लगाकर 15वें से 13वें पायदान पर पहुंच गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 323 पॉइंट गिरावट के साथ 58,340 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 88 अंक गिरकर 17,415 पर बंद हुआ। इस दौरान सरकारी कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही। 2 दिनों तक 39 गिरने वाला पेटीएम का शेयर आज 17 से ज्यादा बढ़कर 1753 रुपए पर बंद हुआ। आज यानी सोना चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 1,008 रुपए सस्ता होकर 47,826 रुपए पर आ गया है। वायदा बाजार की बात करें तो एमसीएक्स पर शाम 6 बजे सोना 230 रुपए की गिरावट के साथ 47,693 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। भारत सरकार छोटे निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो करेंसी को वित्तीय संपत्ति के रूप में मानने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसकी चर्चा तब छिड़ी हुई है जब इससे जुड़े बिल को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों की भागदौड़ जारी है। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की दिसंबर के पहले हफ्ते में होने जा रही शादी, लेकिन इसमें मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं होंगे। विकी और कैटरीना वेडिंग वेन्यू पर मेहमानों के लिए एक नो मोबाइल डिटेक्ट लागू करेंगे। इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कोई भी फोटो या वीडियो उनकी जानकारी के बिना सोशल मीडिया पर न आए।
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर सलमान खान पर फिर से जमकर प्यार बरसाया। धर्मेंद्र ने पोस्ट में सलमान खान के साथ बिग बॉस 14 फिनाले की एक थ्रोबैक फोटो भी शेयर की है। साथ ही उन्होंने सलमान को उनकी लंबी उम्र के लिए अपना आशीर्वाद भी दिया। सुष्मिता सेन की फेमस वेब सीरीज आर्या का दूसरा सीजन रिलीज होने को तैयार है। हाल ही में सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम पर आर्या 2 का मोशन पोस्टर का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सुष्मिता हेलीकॉप्टर में बैठे बंदूक लेकर दिखाई दे रही हैं। इस दौरान सुष्मिता ने सफेद रंग की साड़ी कैरी की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।